आप सबके पास हैंडआउट्स आ गए होंगे। चलिए जी, कल हम डिस्कस कर रहे थे और बोर्ड छोटा ही हो गया पहले से ज़्यादा। ये मूवमेंट्स होता है यहाँ से नीचे वगैरह। एनीवेज, हाँ, हमने कल देखा था हमारा जो टेक्स्ट का सिलेबस है कॉलेज ओरिएंटेशन में 3 ग्रेड्स में डिवाइड था। ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी था। देखें, कैफ में ख़ास तौर पर ग्रुप ए की अगर बात करें तो टेक्स्ट का पेपर अगर आप थोड़ा सा तरीके से पढ़ते हैं तो पास करना सबसे आसान जो है वो टेक्स्ट का पेपर भी है। आपको पेपर पास करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 50। अब ये 50 मार्क्स आपके सिक्योर होते कैसे हैं? अगर आप उसको देखें तो आपका जो ग्रेड ए है इसमें 3 चैप्टर्स आते हैं जो आई कैप का स्टडी टेक्स्ट का चैप्टर नंबर 1 है, 2 है और 3 है, जिसमें बेसिकली हम देखते हैं सिस्टम ऑफ टैक्सेशन क्या है, हम उसको देखते हैं। हम देखते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है और हम थर्ड देखते हैं कि हमारे एथिक्स जो है वो क्या कहते हैं। ये 3 चैप्टर्स हैं और कल आपको मैंने एक पास्ट पेपर भी दिया रिसेंट अटेम्प्ट का। आपने देखा होगा कि हमारा पेपर का आखिरी सवाल हमेशा इस ग्रिड में से आता है और ऑन एवरेज इसमें से कितने मार्क्स आ रहे हैं? 8 नंबर जो हैं वो पेपर में आते हैं। फिर हमारा सेकंड ग्रेड था, दैट वाज इनकम टैक्स और इसकी वेटेज जो है वो 60 से 70 मार्क्स की है और इसमें से 5 सवाल आते हैं। और थर्ड हमारा ग्रेड जो है वो कौन सा है? सेल्स टैक्स का है और इसमें से ऑन एवरेज अगर देखेंगे हिस्टोरिकली तो 29 नंबर का पेपर इसमें से आता है। इवन कल का जो पेपर आपके हाथ में होगा उसमें भी आपको 29 मार्क्स का पेपर इसमें से मिल रहा है। अगर आप पेपर को पास करना चाहते हैं तो आपको 2 चीज़ें फॉर श्योर पता है कि इसमें से 8 नंबर का पेपर आना ही आना है और इसमें से भी उसने 29 नंबर के करीब पेपर में पूछने ही पूछने हैं। तो अगर आप इन दोनों को जमा करते हैं कितने मार्क्स बनते हैं? 37। फिर इस इनकम टैक्स में से एक हमारा चैप्टर आता है जिसका नाम है हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस। कल का पास पेपर क्वेश्चन नंबर 5 था। आप जितने मर्जी पास पेपर उठा लें, ऑन एवरेज 18 मार्क्स से लेके या 20 मार्क्स का बिजनेस में से मिनिमम पेपर उसने पूछना होता है, मिनिमम। बात सुना? तो अगर आप इन तीनों को काउंट करें कितने मार्क्स बनते हैं? कितने? ओ भाई, तीनों को काउंट करना है। 37 कहाँ पे हो रहे हैं बताएं? 8, 18 और 29 कितने होते हैं? 54, 55। आप अगर देखें तो ये 3 चैप्टर आपके 50 से 3 एरियाज 50 से 58 मार्क्स सिक्योर करते हैं। आप अगर वेरीफाई करना चाहते हैं कल का पास पेपर हाथ में जरा निकाल लें। कल आपको ऑटम 24 का पेपर दिया था, जरा निकाल लें। क्वेश्चन नंबर 6 कितने मार्क्स के? 20। कितने के? 20। चले आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 आपका 20 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 7 कितने मार्क्स के? 9 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 8 कितने मार्क्स के? 8 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 5 कितने मार्क्स के? 19 मार्क्स का। आप इनको जमा करें तो जरा बताएं इन 3 एरिया जो लिखे हुए हैं रीसेंट अटेम्प्ट में कितने मार्क्स टेस्ट हुए? 50। टेक्स्ट के पेपर की ये क्लियर डिवीजन है, क्लियर डिवीजन है जो आपको डे 1 पे बता रहा हूँ कि आपके पेपर का मोर देन 50% एरिया सिर्फ ये 3 एरियाज में से आ रहा है। इनकम टैक्स पूरा पड़ा हुआ है, सिर्फ उसमें से एक चैप्टर जो है वो 18 से 20 नंबर का आता है। पेपर पास करना है ना तो डे 1 पे ही अपना एक एम रखिएगा कि इस 50 या इस 56 में से एटलीस्ट मरे से मरा बच्चा जो है वो 35 मार्क्स सिक्योर करने के काबिल हो। आपका टारगेट भी यही होना चाहिए कि इनमें से एटलीस्ट 35 नंबर आपने सिक्योर करने हैं। आप यहाँ से मिनिमम 35 नंबर सिक्योर कर लेना, बाकी पूरा टैक्स एक तरफ है, 15 नंबर आपके आ जाते हैं। प्रॉब्लम ये है, आपको कल एग्जाम में कमेंट्स जो हम पढ़ रहे थे जिन जिन जगहों में प्रॉब्लम थी वो यही एरिया से,
याद है कल देखे थे कि ये क्वेश्चन वर्स्ट अटेम्प्टेड है, 7% बच्चे पासिंग मार्क्स ले पाए हैं, 12% बच्चे जो है पासिंग मार्क्स ले पाए हैं, कल देख रहे थे क्वेश्चन। वो सारे क्वेश्चन यही थे, लिटरली वो यही था। मतलब आपको डे 1 पे पता है आपके सिलेबस की डिवीजन क्या है, इसमें से इतने % का पेपर आना है, इतने में से इतने का आना है, और फिर भी बच्चा क्या कर रहा है, इसमें सफ़र कर रहा है। तो ये सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। हम इसको स्टार्ट ही इस तरह से करेंगे। हम स्टार्ट ही कहाँ से करेंगे, सेल्स टैक्स से। हमारा टारगेट है कि अगले 2 हफ्ते में हमने सेल्स टैक्स 100% कंप्लीट करना है, अलॉन्ग विद न्यूमेरिकल्स एंड अलॉन्ग विद पास्ट पेपर्स, ताकि ये 30 नंबर आपके फिंगर टिप्स पे हों। आप जब आई कैप में जाएँ, बैठें हॉल में, आपको पेपर आप पकड़ा है, पहले आधे पौने घंटे में आपका सेल्स टैक्स पेपर में होना चाहिए। फिर हम आएंगे ग्रेड ए की तरफ, और बाद में हम आएंगे इनकम टैक्स की तरफ। इसमें प्राइस लिमिटेड है, अभी खाने नहीं है ना, वापस करवाने हैं आप लोगों से लेके हैं, ये वापस करवाने मैंने, ओपन कोई ना करे, क्योंकि सेल्स टैक्स स्टार्ट कर रहे हैं ना, इसलिए समझाने के लिए। ये सारे वापस देंगे, बच्चे काउंट कर लो यार, और कोई के छोटे भाई का भी है। तो हमने स्टार्ट ही ऐसे कर रहे हैं कि हमारा टारगेट क्या है, हमने मिनिमम टाइम में मार्क्स सिक्योर करने हैं, और पेपर में भी आपको यही हैबिट जो है वो अडॉप्ट करनी पड़ेगी। होता ये है कि सेल्स टैक्स लोग एंड पे करते हैं, और आपको पता है आखिरी महीने में अपना होती क्या है, जब जनवरी का एंड चल रहा होगा और फरवरी का स्टार्ट आ रहा होगा, पेपर ड्रॉप हो रहे होंगे, डिप्रेशन पीक पे होगी, थॉट्स सुसाइडल होंगी, ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो गया होगा, और बस क्या होगा, या अल्लाह इस दफ़ा बस पास करा दे, अगले दफ़ा डे 1 से आग लगानी है। तो एट दैट टाइम सेल्स टैक्स जो है वो लोग पढ़ते ही नहीं है, या उस पर फोकस करते ही नहीं है। मैं आपको डे 1 पे बता रहा हूँ कि यार टैक्स का गेस है, ये कंफर्म इतने मार्क्स की चीज़ें आनी ही आनी है। तो रेदर देन मैं इसको एंड पे लेके जाऊं, और एंड पे जब मुझे पता हो मैंने रिवीजन करानी है, मेरी एनर्जी भी कम हो, मैं इसको 1 हफ्ते में 1.5 हफ्ते में कराऊं, मैं इसको स्टार्ट ही यहाँ से करूँगा, और हम अगले 2 हफ्ते में, मतलब आज हमारा लेक्चर 1 है, नेक्स्ट 15 लेक्चर्स में इंक्लूडिंग पास्ट पेपर हम इसको वाइंड अप करेंगे, ताकि हम इसको बाद में भी कैरी ऑन कर सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं सेल्स टैक्स से। सेल्स टैक्स क्या होता है हम इसकी बात करेंगे, और इम्पॉर्टेंट एरिया है और लिटरली आसान एरिया है। अच्छा मेरे लिए भी ये शुक्रिया, वाहिद बिस्किट तो दुखेगा मुझे, पैसे लगे हैं इसके ऊपर। तो बाकी जो ग्रेड ए है उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। हम स्टार्ट करेंगे सेल्स टैक्स से, और उससे हम आगे चीज़ों को लेके चलेंगे। देखें आपने शायद बेसिक्स में पढ़ा हो, आप पीआरसी वगैरह में पढ़ के आ चुके हैं कि हमारे पास टैक्सेस की जो है वो 2 टाइप्स होती हैं। हमारे पास टैक्स जो है वो 2 तरह का होता है, एक हमारा कहलाता है डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा हमारा क्या कहलाता है, इन डायरेक्ट टैक्स। ये आप पेपर में पढ़ के, ये आपने पीआरसी में पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा तो आपको आइडिया होगा कि ये 2 टर्म्स आप हमेशा सुनते आए हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। हमारे सिलेबस में दोनों ही है। हमारे सिलेबस में जो डायरेक्ट टैक्स है वो हमारे सिलेबस का अराउंड 70% के करीब एरिया है, और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो कितना है, हमारे सिलेबस का 30% एरिया है। मतलब सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स, ये 2 टर्म्स आप लोगों ने पढ़ी होंगी, ये 2 टर्म्स आप लोगों ने सुनी भी होंगी। पेपर में चैप्टर 1 जो हमारा बेसिक्स है उसमें आई कैप में पास पेपर में 5 दफ़ा सवाल आ चुका हुआ है, डिफाइन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। कल हम जब पेपर की बात कर रहे थे, जब हमने एग्जाम स्ट्रक्चर की बात की थी, तो हमने देखा था अराउंड 35 से 40 नंबर की क्या आती है, थ्योरी आती है। और जब थ्योरी का नाम सुनते हैं, कल हमने देखा भी था कि सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ क्या थी, एग्जामिनर कमेंट्स के मुताबिक बच्चा सफ़र कहाँ कर रहा था, थ्योरी में कर रहा था। अब इस थ्योरी में एक चीज़ याद रखिएगा, हमारे पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन टेक्स्ट में 2 तरह के आएंगे। एक होंगे हमारे पास क्वेश्चन जिन्हें हम कहेंगे नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, और एक होंगे हमारे पास क्वेश्चन जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कहलाएंगे। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन का मतलब है स्ट्रेट रट्टा वाला सिस्टम है कि जो रट्टा मारना पड़ेगा, क्रैम करना पड़ेगा, एज इट इज लिखनी पड़ेगी अंग्रेजी। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पूरे पेपर में आपको 10 मार्क्स से ज़्यादा के नहीं मिलेंगे। टेक्स्ट में क्रैमिंग रट्टा एग्जिस्ट ही नहीं करता। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है ये आपको मिलेंगे कोई 20 से 30 मार्क्स के,
जिसका मतलब क्या होगा कि आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा और जाके उसको आपने अप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए पूरे टेक्स्ट में मैं आपको डे 1 पे बताता हूँ कि हम 3 टर्म्स का इस्तेमाल करेंगे। एक टर्म्स होंगी रीड ओनली, आपको बताता जाऊंगा, आपने लिखते जाना है। ये इसका मतलब क्या है रीड ओनली का, कि ये चीज़ आप एक दफ़ा पढ़ लें, पेपर में ये चीज़ कभी भी नहीं पूछेगा, पेपर में आपको उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ होगी जो होगी हमारी लर्निंग के लिए, मतलब ये वो चीज़ है जिसका आपको कंसेप्ट याद करना पड़ेगा, बाकी इसको आपने अपनी वर्डिंग में अप्लाई करना है और आपने सिनेरियो में। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंसेप्ट है कि अगर कोई भी पर्सन इंडिविजुअल उसका पाकिस्तान में स्टे 183 डेज हो, उसे हम क्या कहते हैं, रेजिडेंट। आपने बस ये रूल याद रखना है, पेपर में सवाल आएगा, आपने इस रूल को क्या करना है, अप्लाई करना है। और थर्ड हमारे पास होगा क्रैमिंग वाला एरिया, वो बहुत कम है। लाइक पूरे अगर मैं बात करूं, हमारे पूरे टेक्स्ट के सिलेबस में कोई 15 डेफिनेशंस नहीं है जो आपने क्रैम करनी हो, तो इतना ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। तो टेक्स्ट की थ्योरी भी बहुत डिफाइंड है। अगर आपको डे 1 पे लग रहा है कि थ्योरी होगी, याद करने वाली होगी, रट्टा मारने वाली होगी, टेक्स्ट में क्रैमिंग नहीं है। आप यहाँ पे पेपर पास करने आए हैं, वकील नहीं बन रहे। आपने ऑर्डिनेंस याद नहीं करना, आपको सेक्शन नंबर याद नहीं करने, आपने इस टेक्स्ट को प्रैक्टिकली अप्लाई करना सीखना है कि भाई ये काम करता कैसे है। तो थ्योरी जो है रटे वाली वो हमारे सिलेबस में कम है। तो बैक टू द टॉपिक, हमारे पास दो तरह के टैक्सेस होते हैं, एक है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, क्या होता होगा डायरेक्ट टैक्स, बताएंगे कोई, एनीवन? डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो डायरेक्टली किस पे लिया जाता है, आपकी इनकम के ऊपर, आपके एसेट्स के ऊपर, आपकी वेल्थ के ऊपर जो टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स। मतलब एक बंदा है, पैसे कमा रहा है, ये अपने पैसे कमाए हैं, ठीक है, हमें टैक्स पे कर दे। जो नहीं कमा रहा उससे हम टैक्स नहीं ले सकते। एक बंदे जिसके पास एसेट्स हैं, आप उससे क्या कर रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं, जिसके पास नहीं है नहीं ले रहे। एक बंदे के पास डीएचए में घर है, आप जाके उसके घर से टैक्स ले सकते हैं कि भाई तुम्हारे पास इतना बड़ा घर है, हमें टैक्स पे करो। एक बंदे के पास झोंपड़ी है, टैक्स लेंगे उससे, नहीं ले सकते। तो ये डायरेक्ट टैक्स क्या है, जो डायरेक्टली आपसे लिया जा रहा है। अगर इनका टैक्स है, हम इनको ही नोटिस भेजेंगे, हम इनसे ही रिकवर करेंगे और यही बंदा हमें पे करेगा। ये मेरा क्या कहलाता है, डायरेक्ट टैक्स कहलाता है, कि जिस पर्सन का है हम उसी बंदे से ले रहे हैं, जिस बंदे की इनकम है हम उसी पर्सन से उसकी इनकम पे ही टैक्स ले रहे हैं। अगर टैक्स इसका है, ये कभी भी अपना बर्डन इस पे ट्रांसफर नहीं कर सकता कि जी मेरे से ना लें, इससे ले लें, ये आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता। जिसका टैक्स होगा हमने क्या करना है, उसी बंदे से वसूल करना है, उसी की इनकम के ऊपर, उसी की एसेट्स के ऊपर, उसी की वेल्थ के ऊपर। इसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स। जिसकी हमारा सिलेबस है, इसकी एग्जांपल क्या है, हमारी इनकम टैक्स जो है वो सारा क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स। जिसकी इनकम कम होगी उसका टैक्स भी कम होगा, जिसकी इनकम ज़्यादा होगी उसका टैक्स भी ज़्यादा होगा। आप सुन भी रहे होंगे कि ये टैक्स रिटर्न्स जमा करवाने की लास्ट डेट 30 सितंबर थी, एक्सटेंशन हो गया, वट एवर। वो किस टैक्स की बात हो रही है, डायरेक्ट टैक्स की, कि भाई तुम्हारे पास इनकम है, आओ हमें बताओ, जमा कराओ, टैक्स पे करो। वो किसकी बात हो रही है, सारी डायरेक्ट टैक्स की। क्या पाकिस्तान इतने ईमानदार हैं डायरेक्ट टैक्स देते होंगे? हमारी आबादी 24 करोड़ से अबव है, हमारे जो फाइलर हैं वो 50 लाख नहीं है। अगर आप परसेंटेज निकालें, वो तो अभी फाइलर्स इंक्रीज हुए हैं। इस दफ़ा गवर्नमेंट ने बहुत हैवी किस्म का ना अवाम को डंडा दिया, तो उन्होंने जाके कहीं अपनी रिटर्न्स वगैरह फाइल किए हैं, वो भी मेजोरिटी अपनी एम्प्टी रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं ताकि हमारे सिम ब्लॉक ना हो। अवाम को जहाँ पता है लगाने 2 नंबरी, वहाँ पर लगाती है 2 नंबरी, पकड़ जाएंगे फिर दोबारा, मिल गई एक्सटेंशन। तो डायरेक्ट टैक्स तो ना होने के बराबर है। 24 करोड़ अवाम है और फाइलर कितने लोग होंगे, 30 लाख, जिनकी बाकायदा एक प्रॉपर रिटर्न्स हैं, जो बाकायदा टैक्स पे कर रहे हैं। इनसे गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर रही है और पूरा मुल्क चला रही होती है। आप खुद हिसाब लगा लें, लेस देन 1% बनते हैं जो आपका क्या कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या करे, तरले करे, गवर्नमेंट टैक्स कैसे कलेक्ट करे? पाकिस्तान में मसले हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये है कि आपकी इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है, आपको पता ही नहीं कौन कितने पैसे कमा रहा है।
आपके गली मोहल्ले में खुले होते हैं ट्यूशन सेंटर बाजियों वाले, बाजियाँ कितने पैसे कमाती हैं, वो देखें पैसे भी कमा रही होती हैं, लंच बॉक्स भी खा रही होती हैं। क्या गवर्नमेंट को उनका पता है, कोई हिसाब किताब है? ये जो आपके यार बैठे होते हैं बाहर खोखे वाले, गोल्ड लीफ बेच रहे होते हैं, कितने पैसे कमा रहे होते हैं? इनकी एक शाम की कमाई ना आपके स्टाइपेंड ज़्यादा होती है। स्ट्रिंग के ऊपर, गोल्ड लीफ के ऊपर कितने पैसे हैं, गवर्नमेंट को पता है? नहीं। एक ये जो हॉकर है, जो कॉलेज के बाहर बैठा हुआ स्टॉल लगा के जो फ्राइज बेच रहा है, आपके ख्याल से क्या ये गरीब है? इसकी सेल्स कभी काउंट की कितनी होती है? इसकी कभी सेल्स देखिए दिन की कितने की होती है? तो 25-30 हज़ार की सेल्स है इसकी। इतनी आपकी स्टाइपेंड नहीं है जिसकी डे 1 की सेल होती है। लेकिन आपकी स्टाइपेंड का रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास आएगा, इनसे पकड़ सकती है। तो क्या करे? ये एक नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। मैं एक दफ़ा इचरे मोड़ पे खड़ा हुआ था, वेट कर रहा था, हमसे 2 बंदे बहस कर रहे हैं, संडे का दिन था, अपनी फैक्ट्री वाइंड अप कर रहे हैं। फैक्ट्री क्या फटे बैठे हुए थे, वो कट पीस वगैरह बेच रहे थे। अब मैं उनकी बातें सुन रहा हूँ, आपस में बातें कर रहे हैं, हाँ भी कितने की सेल हुई है? कहता अल्लाह का शुक्र है 6-7 लाख बेचा है, तो कोई 2 लाख मैंने वट लिया है, मतलब प्रॉफिट कमा लिया है। मैंने इसको ऐसे मुड़ के देखा, उसकी मैंने शक्ल देखी पहले, स्काई ब्लू कपड़े, शलवार कमीज, फटे हुए मैले, बटनों वाला मोबाइल है। और जब उसने कहा ना कोई 2 लाख रुपए मैंने एक दिन का प्रॉफिट निकाला है, मैंने पहले इसको देखा, मैं कहा यार मुझे ज़िंदगी में, मैंने R1 पास की, मैंने R2 पास की, मैंने टैक्स पास किया, एडवांस के पास पेपर पास किए, एक अटैम्प में इतने पास किए, इसका ऑडिट किया, उसकी रिटर्न फाइल की, फलाना बंदा MP, उसका डाटा मेरे पास पड़ा है, मैं कितने पैसे कमाता हूँ। फिर साथ वाले से बात कर रहे, भाई तूने कितने पैसे कमाए? कहता यार मैंने बस गुजारा ही किया, कितना 1.5 लाख रुपया। मैंने फिर दोबारा बकायदा मुड़ के देखा कि भाई तू एक दिन का 1.5 लाख रुपया प्रॉफिट कमा रहा है, तो गवर्नमेंट को पता ही नहीं है। मेरे अकाउंट में अगर 10,000 रुपया भी उनको लगेगा पता। वो सारा बिजनेस किसकी बेस के ऊपर हुआ है? कैश की बेस के ऊपर। गवर्नमेंट को नहीं पता। हमारी ले मैं बताता हूँ, अभी आता हूँ, बताता हूँ, मैं पूरी एग्जांपल बताता हूँ। फिर मैं एक बंदे को जानता हूँ, उनका लाइक मैंने क्लाइंट थे, रिटर्न्स वगैरह फाइल की, उन्होंने प्रॉपर्टी वगैरह बेचनी थी तब। तो वो लिबर्टी मार्केट का पता होगा, लिबर्टी मार्केट में उसका काउंटर होगा, ये 3 चेयर्स के बराबर सा काउंटर है, सिर्फ इन 3 चेयर्स के बराबर आप कह सकते हैं। और वो काम क्या करता है, ये जो लेसेस वगैरह होती हैं फीमेल्स की, सिर्फ उसका काउंटर है, वो बेचता है। तो उसने अपनी प्रॉपर्टी वगैरह सेल की थी और बाय करनी थी। तो कहता रही ये बड़ा अच्छा सीज़न गया है, मैंने रमज़ान के लास्ट दिनों में 28 लाख रुपए कमाया। मैं उसका पहले मुंह देखा और मैंने कहा यार मैं तो डिप्रिशिएट ही हो गया हूँ, मुझे काइंडली गोली मार दो इस वक्त, फ़ायदा क्या हुआ? लेकिन उसके 28 लाख रुपए सारा उसने कैश में कमाया, गवर्नमेंट को पता नहीं है। बिकॉज आप कैश में कमा रहे हैं और हमारे कंट्री की अनफॉर्चुनेटली जो पैरेलल इकोनॉमी है वो बहुत बड़ी है। भाई मुल्क गरीब नहीं है, हमारा मुल्क गरीब है, अवाम बहुत अमीर है। अवाम के पास कैश पड़ा हुआ है, हुकूमत खाली है, बैंक में नहीं है, मुल्क के पास पैसे हैं। आप कभी जाएं मार्केट में, आप शालमी मार्केट में जाएं, मिलियंस ऑफ रुपीज़ का कारोबार होता है। एक वो बंदा जो बैठा है बिल्कुल फट्टा लगा के, उसकी रोज़ की सेल्स 10-10 लाख की है, भाई कैश में लेते हैं। आप उर्दू बाज़ार जाएं, उर्दू बाज़ार में आपने बल्क में परचेज करनी हो, वो चेक पकड़ते ही नहीं है, कहते हैं कैश है दो वरना भाड़ में जाओ, मुंह पे कहते हैं भाड़ में जाओ। आपका पूरा पेपर मार्केट जो है वो कैश पे चलती है और मिलियंस ऑफ रुपये का कारोबार है। अब मसला क्या है, गवर्नमेंट तंग आ गई है कि यार तुम कैश में ना ट्रांजैक्शन करो, बैंक में आइए, बैंक में आते नहीं है। इन्हें पता है बैंक में आएंगे हमारी इकोनॉमी जो है चलेगी, पता भाई कितना कमा रहे हैं, कितना लगा रहे हैं, टैक्स देना पड़ेगा। ये आते नहीं है और इनको पकड़ सकते भी नहीं है। कितनों को पकड़ेगी? गली मोहल्ले में दुकान खुली हुई है, गली मोहल्ले में स्ट्रीट हॉकर है आपका, कहाँ पकड़े, कितना पकड़े? तो कहते हैं यार अवाम भी माशाल्लाह तो ऐसी है, दुनिया की छठी बड़ी आबादी है हमारी, पता नहीं 5वीं कब होगी, नंबर 1 कब आएंगे हमें भी पता नहीं है। तो आबादी हमारी बहुत है, 24 करोड़ है, किस किस को पकड़ेंगे? कितना स्टाफ लेके आएंगे FBR का? मुश्किल है। डायरेक्ट टैक्स होना चाहिए। अच्छा, हर अच्छा कंट्री, हर अच्छी इकोनॉमी, वहाँ पे डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा है। अब मेरा एक दोस्त जर्मनी में है, उसका 47% फ्लैट टैक्स कटते हैं। उसकी सैलरी आती है टैक्स कटने के बाद, मैं कितने बचते हैं? कहता बस ना पूछ यार, कमाता बड़े, उसकी ग्रॉस सैलरी बड़ी मज़े की है, 10,000 यूरो पर मंथ। आते कितने हैं? 5,300।
लेकिन वहां पे इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। गवर्नमेंट को लग गया पता कि यार इतनी अवाम है, ये जो गली मोहल्ले में लोग बैठे हुए हैं इतने पैसे कमा रहे हैं, हम इनसे टैक्स नहीं ले सकते। जब ये रमज़ान का महीना आता है तो एक स्पेसिफिक फैक्ट्री होती है, बड़ी अच्छी चलती है भिखारियों की, वो भी चलती है। खैर, कभी जाएं किसी दरबार के सामने जुमेरात के ऊपर, या कभी जुमा पढ़ के निकले ना, तो 10 मिनट खड़े हुए किसी को ऑब्जर्व करें, भिखारी को, कितने पैसे कमा रहा होगा। सब कुछ छोड़ें, जाएं किसी सिग्नल के ऊपर, जो ये विंड स्क्रीन साफ कर रहे होते हैं, ये भी एक दिन का 4-5 हज़ार रुपये निकाल लेते हैं। अब तो भिखारी 10 रुपये दो ना, वो 100 वापस करता है, भाई ये ले। तो प्रॉब्लम ये है, कमा तो ये भी रहे हैं, पैसा इनके पास भी है। अब भिखारी की इनकम पे हमने टैक्स लगा दिया ना, दुनिया थुकेगी कि यार तुमने अपने मुल्क के भिखारी नहीं छोड़े। क्या करे गवर्नमेंट, कैसे टैक्स ले? 24 करोड़ अवाम है। वो जो हाजी साहब बैठे हुए हैं अपनी दुकान में और खालिस दूध बेच रहे हैं, कैश पे सेल्स कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। शेख साहब बैठे हुए मसाले बेच रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। ये जो हॉकर्स फिर रहे हैं गली मोहल्लों में बैठे हुए हैं, पैसे कमा रहे हैं। ये जितने बाजार आपके भरे हुए हैं, ये होल सेल के हो गए, इचरा हो गया, पैसे कमा रहे हैं। कराची में एक एक दिन की इनकी काउंटर स्किल से 12-12 लाख रुपए की होती है, कैश में सेल्स कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट इनको कैसे पकड़े? उनके भी हाथ खड़े होते हैं, वो कहते हैं 1 मिनट, डायरेक्ट नहीं, ओके पैसा कमा रहे हो, नहीं बता रहे, बट उस पैसे को खर्च तो करोगे। आ जाओ, क्या करोगे? खर्च करोगे। हम क्या करेंगे? तुम्हारे अब हड्डियों से टैक्स निकालेंगे। तुम इंसान के बच्चे नहीं बनते, हम क्या करेंगे? अब तुमसे टैक्स लेके दिखाएंगे। अब वो सबको रगड़ते हैं यहाँ पे। देखिए, अच्छे बच्चे तो वो हैं जो अपनी इनकम के ऊपर टैक्स दें, अच्छे सिटीजन भी वो हैं जो इनकम पर टैक्स दें। हम टैक्स देते नहीं, हम कहते हैं भाई टैक्स तो हराम होता है, मुँह पे कहते हैं टैक्स तो हराम है, क्यों दें हम टैक्स? हराम लेने वाले हराम खाया कुछ नहीं होते। तो गवर्नमेंट को भी गालियाँ पड़ती हैं कि हम टैक्स क्यों दें। अब गवर्नमेंट कहती है भाई हमने कोई कारोबार नहीं शुरू किए हुए, अब गवर्नमेंट का काम वेलफेयर करना है, और गवर्नमेंट बिजनेस कोई रन करती नहीं है। दुनिया में कोई मुल्क, कोई हुकूमत कारोबार नहीं करती, वो आवाम से पैसे लेके आवाम की वेलफेयर पे लगाती है। आपको रोड जो बना के दिए, इस पर शबाश ने नहीं करनी है आके, फ्लाई ओवर पे मरियम ने वो नहीं करना, मौत कुआं नहीं लगाना उसने बैठ के। आपके लिए बने हुए पार्क्स आपके लिए हैं, स्कूल्स आपके लिए हैं, कॉलेजेस आपके लिए हैं, सब कुछ है। तो कहाँ से पैसा लेके? अपने घर से लेके आएंगे? पागल हैं वो, बल्कि वो आपके पैसा घर लेके जाते हैं। तो क्या करेंगे भाई? पैसा उन्होंने आपसे लेना है और आप पे ही लगाना है। डायरेक्ट टैक्स हम दे नहीं रहे। हमारे मुल्क में डायरेक्ट टैक्स रेशो जो है, अभी कहाँ से आए हो? रोड से चल के आए हो? अभी रोड पे चल के आए हो? तो रोड किसने बना के दी है? क्यों बना के दी है? नहीं, रोड पे बना के आए, रोड चल के आए ना रोड पे। रोड किसके लिए बना के दी है? अगर ये रोड ना होती कैसे आते? अगर रास्ता ना बना तो कैसे आते? वो तो हमारा एक इनहेरेंट लिमिटेशन है। वो दुकान पे लिखा होता है मिलावट करने वाला हम में से नहीं है, खुद पहले कर रहा होता है बंदा। वो कहता है हम में से नहीं है, साथ वाला कर रहा होता है। तो अब ये प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट वेलफेयर कर रही है, वो आपके हॉस्पिटल्स बना के दे रही है, फ्री में सस्ता इलाज है, फ्री में एजुकेशन आपको दे रही है, सरकारी एजुकेशन है, रोड्स, नेटवर्क, सब कुछ प्रोवाइड कर रही है। पैसा कहाँ से लेके है? आपकी पूरी ब्यूरोक्रेसी चला रही है, सैलरीज पे कर रही है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। यहाँ तो लोन मांगेगी जो हम मांग रही है, यहाँ क्या करे? टैक्स। अगर आप एक कंट्री का टैक्स का निज़ाम बेहतर हो जाए, आपकी कंट्री को कभी लोन की नीड ही ना पड़े। खर्चा हमारा है कोई 1400 बिलियन का, हमें आता टैक्स 5000 बिलियन है, बाकी हम भी हर साल मांगते हैं देखो पैसे देगा, अभी खर्चा करके वापस आपको कर देंगे। तो प्रॉब्लम तो यही है, बिकॉज गवर्नमेंट क्या है, बेसिकली गवर्नमेंट का काम मुल्क चलाना है, पैसे कमाना नहीं है। उसने पैसे आपसे लेके आपके ऊपर ही लगाने हैं, आपको सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी है, आपको रोड्स बना कर देने हैं, आपको मार्केट्स बना कर देनी है, आपको बिजनेस के लिए इन्वायरमेंट देने हैं, आपको बिजली की सप्लाई देनी है, मार्केट की एक्सेस देनी है, आपके लिए इंटरनेशनल मार्केट्स ओपन करनी है, आपके लिए करनी है। पैसा भी किससे लेगा? आपसे ही लेगा। पाकिस्तान में डायरेक्ट टैक्स सबसे कम रेशो है, देते ही नहीं है। अभी हमने पढ़ा प्रॉब्लम क्या है, हमारे कंट्री में डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी नहीं है। अभी स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं, पोर्टल लेते हैं कि बेच देते हैं, पैसे नहीं कमा रहे, नहीं कमा रहे होते। ये जो एम्बेसडर्स होते हैं फेक बन के, कितने पैसे कमा रहे होते हैं? क्या इसका कोई हिसाब किताब है गवर्नमेंट को? नहीं है, पैसे तो कमा रहे हैं। अब वो कहते हैं कि यार इनको पकड़ना पॉसिबल नहीं है, तो क्यों ना हम क्या करें, इनसे डायरेक्ट टैक्स नहीं लेते, क्या करेंगे, इनसे
इनडायरेक्ट टैक्स लेंगे। जिसने पैसा कमाया है वो खर्च तो करेगा। मतलब अगर एक भिखारी ने सुबह से लेकर शाम तक बैठ के अपनी अर्निंग की है, अब उसने पहला काम क्या करना है, जब उसने अपनी फैक्ट्री वाइंड अप करनी है, उठने जाना दुकान पे, क्या लेना है, गोल्ड लीफ, और क्या लेनी है, एक लाल रंग की ठंडी स्टिंग। वो कहते हैं यार हमें लग गया पता, इसने चूंकि स्टिंग भी पीनी है, इसने गोल्ड लीफ भी लेने हैं, तो क्यों ना करें हम टैक्स किस पे लगा दें, स्टिंग के ऊपर, गोल्ड लीफ के ऊपर। कि कमाने पे नहीं लगा रहे, अब किस पे लगा रहे हैं, एक्सपेंस पे लगा रहे हैं। आप में से कोई बंदा पैसे नहीं कमा रहा, लेकिन टैक्स आपसे गवर्नमेंट टका के ले रही है। अब वो कहते हैं पहली बात है, या तो डायरेक्ट टैक्स दो, हम इनडायरेक्ट टैक्स कम कर देंगे। अगर डायरेक्ट टैक्स नहीं दोगे तो हम क्या लगाएंगे, इनडायरेक्ट टैक्स, और किसको पे करना पड़ेगा, सबको। मतलब पाकिस्तान में एक बच्चा जो अभी पैदा हुआ है, उसके फीडर से लेके जो आज मरा है, उसे कफन तक टैक्स पे करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली नहीं पे करोगे, गवर्नमेंट क्या करेगी, इनडायरेक्टली टैक्स पे करेगी। अभी आप सबके पास बिस्किट आए हैं, खाने नहीं, खाने के लिए आए हैं। ज़रा इसके ऊपर देखिए एक प्राइस प्रिंट होगी, लेबल देखिए ज़रा, नहीं आया आपके पास? तो मैंने ये बिस्किट एक पर्पस के लिए दिए थे, मैं आपको इनडायरेक्ट टैक्स समझा रहा था, मैंने वापस करने हैं, वो बैग में डाल के उस खोल के बैठा हुए हैं। तो इस पर एक प्राइस प्रिंट होगी, देखें ज़रा, प्राइस प्रिंटेड है। अब आप देखें, ये एक जाके दुकानदार से एक छोटे बच्चे ने ये बाय करना है, खैर कितने महंगे हैं वो मैं इसकी दूँ, 4 पे 58 पैसे टैक्स है इसके ऊपर, ठीक है। अब जिसने जाके ये चीज़ खरीदी है, गवर्नमेंट को उससे कोई कंसर्न नहीं है कि यार वो कमा रहा है नहीं कमा रहा, वो प्राइम मिनिस्टर है, क्राइम मिनिस्टर है, जो मर्जी हो, बेरोज़गार है, वो किस पर टैक्स ले रही है, मेरे एक्सपेंसेस के ऊपर। जब मैंने बिस्किट बाय किया, 4 पे किसके पास पहुंच गए हैं, गवर्नमेंट के पास पहुंच गए। अब वो क्या करती है, वो कहते हैं ये हमें अपनी कमाई का तो रिकॉर्ड नहीं देंगे, लेकिन ये कभी भी अपना खर्चा करना बंद नहीं कर सकते। पैसे क्यों कमा रहे हैं, उड़ाने के लिए, खर्च करने के लिए। वो कहते हैं आ जाओ, हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली अब आपकी इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे। आप मार्केट में जाएं, आप ये चीज़ बाय करें, आप स्पेंडिंग करेंगे, हम इनके ऊपर टैक्स लगाएंगे। अगर खुद सोचें इसमें से 4 पे लेस कर दिए जाएं, कीमत कम नहीं हो जाएगी। उसने क्या किया, 4 पे डाल के क्या ले लिए, टैक्स ले लिए हैं। मैंने दिया भाई, कितने बिस्किट खरीदे हैं, कर ले कैलकुलेट, मार कैलकुलेटर, कितना टैक्स गया होगा अभी। ये तो खैर है, एनीवेज। तो ये एक बिस्किट की एग्जांपल है। आप आए डेली लाइफ में, सुबह आए हैं कॉलेज, पेट्रोल डलवाया, टैक्स लिया गवर्नमेंट ने। अब वो उसको नहीं पता कि भाई पेट्रोल 70 में गया है, पेट्रोल चिंची में गया है, पेट्रोल गाड़ी में गया है, उसको इससे कंसर्न नहीं है। उसने क्या किया, पेट्रोल के ऊपर रेट लगा दिया कि भाई 45 रुपये पर लीटर मैंने क्या लेना है, टैक्स लेना है। अब वो जो कमा रहा है, बेशक उसकी दिहाड़ी ही 500 रुपये की हो, या जिसने पेट्रोल डलवाया उसकी दिहाड़ी 5 लाख रुपए की हो, गवर्नमेंट क्या चली गई है, आपके एक्सपेंस पे चली गई है। इस्तेमाल कर रहे हो बिजली, कहते हैं करो इस्तेमाल, हम क्या करेंगे, बिजली के ऊपर टैक्स लगा देंगे। नेट इस्तेमाल कर रहे हो, टैक्स लगा देंगे। मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो, टैक्स लगा देंगे। अब वो किस पे आ गए हैं, आपके स्पेंडिंग के ऊपर, कि डायरेक्टली हम इनसे टैक्स नहीं ले सकते, पकड़ना भी मुश्किल है। हम क्या 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 थक गए हैं कि आए डायरेक्ट टैक्स दें, डायरेक्ट टैक्स नहीं देते तो खर्चा करने से बाज आएंगे भी नहीं। और चूंकि हमारी अवाम को खर्चा करने का शौक़ भी बहुत है, पाकिस्तानी अवाम दुनिया की 2nd बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, कंजम्पशन सबसे ज़्यादा यहाँ पे होती है, बिकॉज दुनिया का अल्हम्दुलिल्लाह शो ऑफ का कल्चर सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में पाया जाता है, एक दूसरे को दिखाने के लिए खर्च करते हैं। तो वो कहते हैं हम कहाँ टैक्स लगाएंगे अब इनकी स्पेंडिंग पे। वो जो बंदा जिसने 2 लाख रुपया एक दिन में कमाया है, वो जाके खर्च करेगा, अपने घर वालों के लिए आटा खरीदेगा, दाल खरीदेगा, बाहर कहीं लेके जाएगा, बिजली का बिल पे करेगा, पेट्रोल डलवाएगा, मोबाइल पे लोड करेगा, पैकेज करेगा, खर्चा करेगा। अब वो क्या कर रहे हैं, इनके खर्चों के ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर दिए। ना बताओ इनकम, हम क्या करेंगे, आपके एक्सपेंसेस के ऊपर टैक्स लेंगे। इसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। कि डायरेक्टली टैक्स आपसे नहीं लिया जा रहा, आपसे क्या करवा रहे हैं, वो इनडायरेक्ट टैक्स जो है करा रहे हैं। अब आप बिस्किट खा सकते हैं, बिकॉज चाय भी आ गई है। अब आप इंजॉय करें, साथ हम पढ़ते हैं।
लेकिन बोर्ड पे फोकस रखना है आप लोगों ने। भाई ये जुल्म है, ये जुल्म है। वो कहते हैं हम कम कर देते हैं, आप टैक्स पे करो डायरेक्ट। जब आप डायरेक्ट टैक्स पे नहीं करेंगे पैसे कहाँ से लेके आए? फिर वो क्या करते हैं, फिर वो हर एक से निकालते हैं। वो कहते हैं फिर ये अब विन विन प्रिंसिपल है, या तो हमें डायरेक्ट टैक्स पे कर दो, हम इनडायरेक्ट टैक्स कम कर देंगे, या अगर नहीं तो हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स जो है ज़्यादा पे करेंगे। अब जर्मनी की बात है, वहाँ 47% टैक्स है डायरेक्ट टैक्स, लेकिन वहाँ पे जीएसटी 0.5% है। हमारे यहाँ पे जीएसटी 18% है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जिस बंदे ने 1000 रुपया भी कमाया वो 450 रुपया गवर्नमेंट को पे कर देगा। यहाँ पे जिसने कमाया कहता क्यों पे करूँ, टैक्स होता ही हराम है। वो कहता ठीक है तुझे बताता हूँ मैं। वो अब क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली आपसे निकालना शुरू हो गया, तो इसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। अब प्रैक्टिकली होना क्या चाहिए था कि जिस कंपनी ने ये सुपर बिस्किट बनाया है गवर्नमेंट टैक्स उससे लेती, उससे नहीं ले रही। किससे ले रही है? मेरे से, जो खरीद रहा है। जो पेट्रोल बना के बेच रहे हैं टैक्स उनसे लेना चाहिए था, कहते हम क्यों दें। किससे ले रहे हैं? वो कंज्यूमर से। तो ये इनडायरेक्टली जब आपकी पॉकेट से निकाला जाएगा इसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो हमारे इकोनॉमी में सबसे बड़ा जो टैक्स की कंट्रीब्यूशन है वो किसकी है, इनडायरेक्ट टैक्स की है। और हम इसी को लेके चलेंगे। और हमारे सिलेबस में इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है, सेल्स टैक्स है। कौन सा है? सेल्स टैक्स है। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इसकी समझ आई। अब पेपर में, पास पेपर में ये चैप्टर नंबर 1 में कंसेप्ट है आपका, 5 दफा आई कैप ने सवाल पूछा हुआ है, डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अब पेपर में किताब में पढ़ोगे तो इसमें क्रैमिंग वाली कोई चीज नहीं है। अब ये सारी बात हमने की है, आपने इसको लिखना है। तो मैं पूछता हूँ कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जरा बताएं। ओए डायरेक्ट टैक्स ये नहीं जो इनडायरेक्ट नहीं है, ये फेल हो जाओगे। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो डायरेक्टली आपकी इनकम पे, एसेट्स पे और वेल्थ पे लग रहा है। एग्जांपल इसकी इनकम टैक्स है, सिंपल। अब इस लाइन को अंग्रेजी में लिखने में क्या मुश्किल है? ये 4 नंबर का सवाल पेपर में आया हुआ है, ये 6 नंबर का आया हुआ है, ये 5 नंबर का आया हुआ है, ये 3 नंबर का भी आया हुआ है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स क्या है? जो डायरेक्टली आपके एसेट्स पे, इनकम पे, वेल्थ पे लग रहा है। एग्जांपल क्या है इसकी? इनकम टैक्स है, सीवीटी आता है, कैपिटल वैल्यू टैक्स आ रहा होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? जो आपकी इनकम के ऊपर नहीं लग रहा बल्कि इनडायरेक्टली आपसे कलेक्ट किया जा रहा है आपकी स्पेंडिंग के ऊपर, वो हमारा क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट टैक्स। इसकी एग्जांपल क्या है? सेल्स टैक्स। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड 4 नंबर है जो इस चैप्टर 1 का फेमस क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को क्या क्रैम करने की नेडा थ्योरी को आप इसको अपनी वर्डिंग में लिख के आए, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो आपकी इनकम के ऊपर लगता है, आपके एसेट्स के ऊपर लगता है, आपकी वेल्थ के ऊपर लग रहा है। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? जो आपकी स्पेंडिंग के ऊपर जो है वो क्या कर रहे हैं, हम उसको लेके चल रहे होते हैं। डन। हम शुरू करेंगे यहाँ पे सेल्स टैक्स। और सेल्स टैक्स को ज़रा हम यहाँ पे समझते हैं कि सेल्स टैक्स का ताल्लुक क्या है और क्या नहीं है। देखिए सेल्स टैक्स आपने स्टार्ट करना है तो आपने अब अपने आप को बीइंग अ कस्टमर नहीं सोचना। ये सारा सेल्स टैक्स आप बीइंग अ मैन्युफैक्चरर सोचेंगे या बीइंग अ बिजनेसमैन। ये क्या सोचेंगे? बीइंग अ बिजनेसमैन, बीइंग अ कस्टमर नहीं सोचना आपने। देखिए सेल्स टैक्स हमने पढ़ना है, उससे पहले हम ज़रा इनकम की बात करें। आप पीएस में पढ़ के आए होंगे और आपने अकाउंटिंग में भी पढ़ा होगा। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं जिसमें एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ज़रा मुझे एक बेसिक सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो लिखवाएं ज़रा आप लोग। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे आएगा? सबसे पहले हमारे पास सेल्स आएंगी। फॉर एग्जांपल हम सेल्स की लिखते हैं हाइपोथेटिकल वैल्यू 5 लाख। इसमें से क्या लेस होगा? कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल्स में हमारे पास क्या होता है? अगर ब्रेकअप करें, ओपनिंग स्टॉक फॉर एग्जांपल ये 10,000 का है। परचेजेस होती हैं कि आपने सामान कितने का खरीदा, फॉर एग्जांपल ये 3 लाख का है। और लेस हम क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक करते हैं, फॉर एग्जांपल ये 60,000 का है।
तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाती है, कितनी बनती है जरा बताएं? 2.5 लाख बनती है। और सेल्स में से अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करवाए तो मेरे पास क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट आता है। क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। कितना होगा? 2,50,000। फिर इस जीपी में से हम एक्सपेंसेस लेस करते हैं जी। हमने बिल पे किया, जनरेटर के पे किए, ऑयल के पे किए, बिजली के पैसे पे किए हैं, जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो हम इसमें से क्या करवाते हैं? लेस करवा रहे होते हैं। और फॉर एग्जांपल 1 लाख के सारे एक्सपेंसेस थे और हमारे पास क्या आता है? नेट प्रॉफिट। वो कितना बनता है? 1.5 लाख। ये तो आप सबको पता होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है और कैसे बना रहे होते हैं, ठीक है। सेल टैक्स हम स्टार्ट करने लगे हैं। सेल्स टैक्स का ताल्लुक इसके साथ बहुत गहरा है, बिकॉज हमने इसी चीज़ को समझना है क्या है और क्या नहीं। देखिए, सेल्स टैक्स आप स्टार्ट कर रहे हैं तो पहली चीज़ इसके ऊपर लिख लें, मैंने आपको हैंड आउट्स दी है कि आप इसको एज अ कस्टमर नहीं पढ़ेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे मैंने इतने का लिया है, भैया तू है कौन। आप इसको पढ़ेंगे बीइंग अ दुकानदार, मैन्युफैक्चरर, बीइंग अ कारोबार आपने पढ़ना है कि कारोबार में ये किस तरह से हम लेके चल रहे हैं। अब आप दुकानदार हैं। कौन है आप? दुकानदार हैं। आप बीइंग अ दुकानदार क्या करेंगे? इसको डिस्कस करेंगे। बीइंग अ दुकानदार लेके चल रहे हैं या बीइंग अ मैन्युफैक्चरर, ये बिस्किट के मैन्युफैक्चरर हैं, आप बीइंग अ क्या डिस्कस करेंगे? इसको मैन्युफैक्चरर। तो सेल्स करते हैं आप। क्या करते हैं? सेल्स करते हैं। आपकी दुकान है, आप सेल्स किसे करेंगे? कस्टमर को। क्या करेंगे? ये आपका बिजनेस है और ये आपका क्या है? कस्टमर है। आप इसे क्या कर रहे हैं? आप इससे सेल्स कर रहे हैं। आप सोचें, अभी आप जाते हैं केक्स एंड बेक्स के ऊपर, आप वहां जाएंगे, आप उनसे लेते हैं डोनट्स। नहीं, हम केक्स एंड बेक्स वाले लेंगे। तो हम उसे क्या बाय करते हैं? डोनट्स बाय करते हैं। तो आपको उन्होंने सेल्स की है। वो कहेंगे जी डोनट कितने के हैं? आपके लिए फ्री हैं। समझने के? जाके पोगो देखो तुम भाई। तो 100 रुपए के डोनट्स थे, ठीक है। आपने कहा ये 100 रुपया। कहता भाई सबर, कड़ा 100 रुपया? ये 100 रुपए के डोनट्स हैं, प्लस हमें क्या दो? 18% टैक्स पे करो। 18 रुपीज, तो आप कितना बिल पे करेंगे? 118 रुपये। और इनसे वापस 2 रुपये लिया करो। ये जो टॉफियाँ देते हैं ना, ये अच्छा खासा पैसा कमा देते हैं, आपका मारते हैं वहाँ पे। इनसे हमेशा पैसे वापस लो, चाहे रुपया हो, चाहे 2 रुपये हो, चाहे 5 रुपये हो। कभी भी इनसे कैंडीज नहीं लेनी आप लोगों ने। तो देखें, अब केक्स एंड बेक क्या करेगा? आप कस्टमर हैं, आप उनके पास गए हैं, उन्होंने आपको सेल्स की, ये जी सामान 100 रुपये का है। आपने कहा 100 रुपया, कहें भाई 100 रुपये का सामान प्लस क्या लेना है? उसने आपसे टैक्स लेना है। देखें, जो एट द टाइम ऑफ सेल्स, जो आप एट द टाइम ऑफ सेल्स कस्टमर से कलेक्ट करते हैं टैक्स, उसे हम क्या कहते हैं? आउटपुट टैक्स। क्या कहते हैं? आउटपुट टैक्स। आप इसको सोचें केक्स एंड बेक की एग्जांपल से। केक्स एंड बेक्स ने आपको क्या सेल किया? डोनट। उसने आपसे 100 रुपया लिया, किस चीज का? डोनट का। और आपसे क्या लिया? 18 रुपये टैक्स। जो वो कस्टमर से वसूल कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं? आउटपुट टैक्स। तो इसका मतलब आउटपुट टैक्स का ताल्लुक किसके साथ है? सेल्स के साथ। कि जब आप कस्टमर को सेल करेंगे तो आप उससे क्या लेंगे? आउटपुट टैक्स लेंगे। आप ब्रांड्स पे जाते हैं, कपड़े लेते हैं, जब वो आपको सेल्स करते हैं, जी सूट कितने का? 3,000 रुपये का, प्लस आपका 360 रुपये टैक्स ले लेंगे। वो जो कस्टमर से आप टैक्स वसूल करते हैं जब आप उनको चीजें बेचते हैं, उसे क्या कहते हैं? आउटपुट टैक्स। अब जाहिर सी बात है, आप जो सामान बेच रहे हैं वो कहीं से खरीद के लाए होंगे। अब केक एंड बेक्स वाले हैं, अगर डोनट बेच रहे हैं, कहाँ से लेके आए होंगे? बनाए होंगे या खरीद के लाए होंगे। या एक दुकानदार है, आउटलेट है, वो कपड़े बेच रहा है, वो कहीं से खरीद के लाया होगा। तो जब आपने कहीं से खरीदा होगा तो आपने भी इसको टैक्स पे किया होगा। जाहिर सी बात है, अगर आप अगले बंदे को बेच रहे हैं, उससे टैक्स ले रहे हैं, तो जिससे आपने खरीदा होगा, क्या आपने इसको टैक्स पे नहीं किया होगा? जाहिर सी बात है, भाई मैं भी सेल्स कर रहा हूं। तो जो आपने परचेजेस की होती हैं,
इसके ऊपर जो आप पे करते हैं वो आपका क्या कहलाता है, इनपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स क्या है आपका, अभी के लिए सिर्फ याद रखें, जब आप सेल्स करते हैं, सेल्स किसे करते हैं आप, कस्टमर को करते हैं, और जो कस्टमर से आप रिसीव करते हैं इसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट टैक्स। कस्टमर से हम क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। कस्टमर को आपने 100 रुपए का सामान बेचा और कस्टमर से कितना टैक्स लिया, कितना लिया, 18 रुपए, ये क्या कहलाएगा आपका आउटपुट टैक्स। आप सेल्स कर रहे हैं, सेल्स करते हुए जो कस्टमर से टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट टैक्स। इनपुट टैक्स क्या होता है कि जब आपने परचेज किया था, परचेज करते वक्त जो आपने पे किया था वो आपका क्या कहलाता है, इनपुट टैक्स। अब जाहिर सी बात है, एक चीज आप 100 रुपए की बेच रहे हैं, क्या वो 100 रुपए के लिए होगी, कितने के लिए होगी, 80 के लिए होगी, 50 के लिए होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने ये चीज खरीदी थी 80 रुपए की, तो 80 रुपए के ऊपर 18% के हिसाब से आपने कितना पे किया होगा, बताएं। कैलकुलेटर कहाँ है आप लोगों के, निकालें कैलकुलेटर। 15 ही कर लें, राउंड ऑफ कर लेते हैं। कितना पे किया होगा आपने, 15 रुपीज। मतलब जब मैं खरीद के लेके आया, मैंने जो ये पे किया है ये मेरा क्या कहलाएगा, इनपुट टैक्स कहलाएगा। अब होता क्या है कि जो मैंने कस्टमर से आउटपुट टैक्स लिया, ठीक है, जो मैंने अपना इनपुट टैक्स पे किया था वो मैं इसमें से क्या करूंगा, एडजस्ट करूंगा और रिमेनिंग किसे पे कर दूंगा, गवर्नमेंट को पे कर दूंगा। हमने इस पूरे सेल्स टैक्स में ये चीज़ सीखनी है। जैसे हम सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करके जीपी निकालते हैं, सेम हमने क्या करना है कि जो हम कस्टमर से टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, हमने आउटपुट टैक्स में से जो हमने टैक्स पे किया है वो लेस करवाना है और रिमेनिंग क्या करना है, गवर्नमेंट को पे कर देना है। इसे कहते हैं सेल्स टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना। तो सेम जिस तरह जीपी निकालते हैं सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, वैसे ही हम क्या करेंगे, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। अब एक दुकानदार है, जैसे केक्स एंड बेक्स है, उसने आपसे 18 रुपीज़ टैक्स लिए। जब वो चीज़ खरीद के लेके आए थे वो उस पर फॉर एग्जांपल 9 रुपये टैक्स पे करके आए थे। जब उन्होंने टैक्स पे किया, उनकी जेब से गया, उनको बड़ा महंगा लगा होगा। लेकिन जब कस्टमर से पैसे लिए ना 18 रुपये, उसमें से अपने 9 रुपये साइड पे कर लेंगे और बाकी किसे पे कर देंगे, गवर्नमेंट को। तो क्या केक्स एंड बेक्स की पॉकेट के ऊपर कोई बर्डन पड़ेगा, आंसर इज नो। तो जो दुकानदार हजरात होते हैं इनकी जेब पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली कौन पे करता है, कस्टमर पे करते हैं। अभी हम इसके ऊपर बात करते हैं। तो सेल्स टैक्स में दो चीजें हैं, एक है आउटपुट और दूसरा है इनपुट। आउटपुट टैक्स का मतलब क्या है, सिर्फ उर्दू में, ये पेपर में कभी अंग्रेजी में नहीं पूछेगा। अभी बात करते हैं कंसेप्ट की। आउटपुट टैक्स का मतलब क्या है, आप सेल्स कर रहे हैं, सिंपल सी बात, आप जब अपने बिजनेस में सेल्स करते हैं, आपके पास गुड्स हैं। फॉर एग्जांपल मेरे बिजनेस है मार्कर का, मैं मार्कर बना के बेचता हूँ, मैंने सेल्स की, मेरे बिजनेस में से मार्कर बाहर गया, जो मैं कस्टमर से इसके ऊपर लूंगा टैक्स, वो मेरा क्या कहलाएगा, आउटपुट। अब ये मार्कर बनाने के लिए मैं सामान लेके आया हूँगा, मैं ये प्लास्टिक का लेके आया हूँगा, मैं फिलामेंट लेके आया हूँगा, मैं इंक लेके आया हूँगा, उसके ऊपर जो मैंने पे किया होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, इनपुट। तो जो सामान खरीदता हूँ उस पर जो पे करता हूँ वो मेरा क्या होगा, इनपुट टैक्स। जो मैं सेल करता हूँ उस पर जो कस्टमर से वसूल करता हूँ वो मेरा क्या कहलाएगा, आउटपुट टैक्स कहलाएगा। इस पूरे सेल्स टैक्स में कहानी किस चीज़ की है, इनपुट टैक्स की है और आउटपुट टैक्स की है। अभी ज़रा मैं आपको बताता हूँ कि ये टैक्स के पेपर को अगर आप थोड़ा सा मैनेज होकर चले, ये पास करना कितना इंपॉर्टेंट है, और ख़ासतौर पर बात करें सेल्स टैक्स की, ये कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं सेल्स टैक्स की एनालिसिस की। तो स्प्रिंग 15 से लेके ऑटम 24 तक अराउंड, आप इससे काउंट कर लें कितनी अटैम्प्ट्स बनती हैं, अराउंड ये 13 प्लस के करीब अटैम्प्ट बन रही हैं। ये उसका एनालिसिस है। इसमें से न्यूमेरिकल्स भी आए हैं, इसमें से थ्योरी भी आती है। ये तो कंफर्म है कि उसने सेल्स टैक्स में से न्यूमेरिकल भी पूछने हैं और सेल्स टैक्स में से उसने थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछने हैं। अगर हम बात करें अभी लास्ट अटेम्प्ट ऑटम 24 की, कितने मार्क्स का न्यूमेरिकल था, 20 नंबर का। थ्योरी कितने मार्क्स की आई है, 9 की। टोटल कितने आए हैं, 29 नंबर। इससे पिछली अटेम्प्ट स्प्रिंग में
16 का न्यूमेरिकल, 14 की थियरी थी, कितने थे 30। उससे पहले जाएं 17 का न्यूमेरिकल, 11 की थियरी थी। फिर स्प्रिंग में जाएं 19 का न्यूमेरिकल, 9 की थियरी 28 थी। फिर ऑटम में 15 का न्यूमेरिकल, 11 की थियरी थी। फिर स्प्रिंग 22 वही अटेम्प्ट है जहाँ पे न्यूमेरिकल 8 नंबर का था और थियरी कितने की थी, 17 मार्क्स की थी। अगर आप इन सब की एवरेज निकालें तो अराउंड 29 मार्क्स पूछ रहा है सेल्स टेक्स्ट में से बाय दीज पास्ट अटेम्प्ट, जिसमें से 16 मार्क्स का क्या है न्यूमेरिकल पूछ रहा है ऑन एवरेज, और 13 मार्क्स की क्या पूछ रहा है वो ऑन एवरेज थियरी पूछ रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, आपके सामने ये है, आपके ख्याल से पेपर की डिवीजन तो ये है कि 29 नंबर का सेल्स टैक्स आना है। कल हमने जो डे 1 और लेक्चर था जिसमें हमारी ओरिएंटेशन थी, हमने एग्जामिनर कमेंट्स पढ़े थे। आपको याद हो कि कुछ क्वेश्चन में परफॉर्मेंस थी 13%, 7%, 5%, वो सवाल सेल्स टैक्स के थे। आपको डे 1 पे पता है कि भाई 100 में से 29 नंबर का क्या आना है, सेल्स टैक्स का आना है, और एग्जामिनर बता बता के थक गए कि ये बच्चों का ख़राब जा रहा है। तो ज़्यादा आपके ख्याल से मुश्किल क्या होगा, न्यूमेरिकल्स में मार्क्स लेना मुश्किल होगा कि थ्योरी में? आपके ख्याल से ये आपके सामने डिवीजन है, 20 नंबर का न्यूमेरिकल 9 मार्क्स की थ्योरी, 16 मार्क्स का न्यूमेरिकल 14 मार्क्स की थ्योरी है, 19 का न्यूमेरिकल 9 की थ्योरी। तो आपके ख्याल से, एक वैसे पूछ रहा हूँ, एक असम्पशन से बंदे की एक मिथ बनती है, आपके ख्याल से सेल्स टैक्स में मुश्किल चीज़ क्या होगी, न्यूमेरिकल्स की थ्योरी, न्यूमेरिकल्स यही टैक्स में मरवाती है चीज़। हम लोग समझते हैं न्यूमेरिकल्स बहुत मुश्किल होते हैं, या हम एक परसेप्शन ना बिल्ड कर लेते हैं, या हमारी परसेप्शन बिल्ड होती है। अभी आपने क्या न्यूमेरिकल्स मुश्किल होंगे, मैं आपके सामने इन्हीं न्यूमेरिकल्स की ना से डेट अप टू, मतलब अगर रेंज में जाएं 21 से 24 नंबर जो हैं वो सिर्फ आपके ये दो चैप्टर हैं, एक चैप्टर 21 और एक चैप्टर नंबर 22। बिकॉज ये दो चैप्टर सिर्फ चाहिए आपको पूरे के पूरे न्यूमेरिकल्स करने के लिए, और बाकी ये रजिस्ट्रेशन और डी रजिस्ट्रेशन, इन दो चैप्टर में से मैक्सिमम कितने मार्क्स का आता है, 5 नंबर का। यहाँ पे आपका जस्ट 4 नंबर का पेपर आया हुआ है इसमें से इस दफ़ा। तो ये आपकी पेपर की डिवीजन है। ये वाला एरिया अवाम छोड़ देती है, लेकिन हमने कुछ नहीं छोड़ना, इसमें से 5 नंबर आते हैं। तो सेल्स टैक्स में से 21 से 24 नंबर सिर्फ कहाँ से सिक्योर होने हैं, दो चैप्टर्स में से, और वो कुल मिला के कोई 40 सफ़े नहीं बनते, वो याद नहीं करने। उसमें से क्या याद करना है वो मैं आपको सारा बताऊंगा। रीड ओनली क्या करना है, क्रैमिंग क्या करनी है, लर्न क्या करना है, वो सारा हम क्या करेंगे, डिस्कस आउट करते जाएंगे। तो ये ओवरव्यू है जो हमने इसका लिया। अब हम ज़रा आते हैं सेल्स टैक्स में और डेफिनेशंस के ऊपर आते हैं। अच्छा, आपके पास हैंडआउट्स हैं, आपने हैंडआउट्स के ऊपर लिखते जाना है ताकि आपको बाद में ये परेशानी ना हो कि कौन सी रीड ओनली थी, कौन सी क्रैमिंग वाली थी, और कौन सी याद करने वाली थी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रीड ओनली, कि भाई एक दफ़ा पढ़ लो, इसके पेपर में आने के चांसेस नहीं हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे सेल्स टैक्स डेफिनेशन से। तो सबसे पहली डेफिनेशन आती है सेल्स टैक्स की, आप इसको आगे लिख लें ब्रैकेट में कि ये क्या है, आपकी रीड ओनली है। इसको लिख लें आगे, ये क्या है, आपकी रीड ओनली है। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, फिंगर टिप्स के ऊपर आ जाएगी। अब पहली डेफिनेशन है कि सेल्स टैक्स किसे कहते हैं, क्या मतलब है सेल्स टैक्स की। देखिए, हम यहाँ पे टैक्स पढ़ रहे हैं और टैक्स में हम पढ़ रहे हैं कानून, और जो सेल्स टैक्स के लिए हम कानून पढ़ रहे हैं उसे हम कहते हैं सेल्स टैक्स एक्ट 1990। क्या कहते हैं, सेल्स टैक्स एक्ट 1990। आपको एक्ट में और ऑर्डिनेंस में फ़र्क पता है क्या होता है? ऑर्डिनेंस क्या होता है, जो आता है बाय प्रेसिडेंट। एक्ट क्या होता है, जो पार्लियामेंट पास करती है, बिल जाता है पार्लियामेंट में, बहस होती है, अप्रूव करते हैं, फिर वो क्या कहलाता है, एक्ट। तो हमारा सेल्स टैक्स कौन सा है, एक्ट, पार्लियामेंट ने अप्रूव किया हुआ है, एक लीगल है, और हम इसके तहत क्या कर रहे हैं, टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। रिमेंबर, इस सेल्स टैक्स एक्ट 1990 है, इसके मुताबिक पाकिस्तान में कोई भी टैक्स लिया जाए, कोई भी एडिशनल टैक्स लिया जाए, कोई भी डिफॉल्ट सरचार्ज लिया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, सेल्स टैक्स। अब ये बिस्किट के ऊपर टैक्स लिया गया है 4 रुपये 58 पैसे, ये किसके ऊपर लिया गया है, किस कानून के मुताबिक लिया गया है, सेल्स टैक्स से। आपके बिजली के बिलों में जीएसटी शामिल है, किस कानून के तहत है, सेल्स टैक्स के। आप पेट्रोल के ऊपर टैक्स पे करके आए हैं, किस लॉ के मुताबिक,
सेल्स टैक्स के। तो जो सेल्स टैक्स एक्ट के मुताबिक आप टैक्स ले रहे हैं, आप एडिशनल टैक्स ले रहे हैं, आप डिफॉल्ट सरचार्ज ले रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं? सेल्स टैक्स कहते हैं। उसके अलावा इसी कानून के तहत कोई फाइन हो गया, कोई पेनल्टी हो गई, कोई फी वगैरह होगी जो आपसे ली जाती है, उसे भी हम क्या कहते हैं? सेल्स टैक्स कहते हैं। या कोई भी अमाउंट, कोई भी रकम जो इस कानून के तहत आपसे वसूल की जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे? सेल्स टैक्स कहेंगे। तो ये डेफिनेशन है किसकी? सेल्स टैक्स की। तो ये आपको क्रैम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको अभी पढ़ लो, हाईलाइट कर लो, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो कि इसका क्या करना है। तो ये क्या है? आपकी रीड ओनली है, पेपर में नहीं आएगा भाई डिफाइन सेल्स टैक्स। जो पेपर में पूछेगा आपको लग समझ आनी है सेल्स टैक्स होता क्या है, वो ये नहीं पूछता। तो ये तो सिर्फ टॉफी है दिखाने के लिए, अभी बड़े लड़के आएंगे आगे जाके। सेल्स टैक्स क्या होता है? इस कानून के मुताबिक, सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के मुताबिक, कोई भी टैक्स, एडिशनल टैक्स, डिफॉल्ट सरचार्ज, फाइन, पेनल्टी या कोई भी अमाउंट जो गवर्नमेंट रिसीव कर रही है, उसे हम क्या कहते हैं? सेल्स टैक्स कहते हैं। अच्छा जी, आउटपुट टैक्स क्या होता है? सबर कर, आउटपुट टैक्स क्या होता है? जो हम सेल्स के ऊपर लगाते हैं। और आउटपुट टैक्स किससे लेते हैं? कस्टमर से। आउटपुट टैक्स क्या होता है कि आपने जब गुड्स सप्लाई की, सप्लाई का मतलब क्या होता है? सेल्स। तो जो कस्टमर से वसूल कर रहे हो, उसे हम क्या कहते हैं? आउटपुट टैक्स। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप खाना खाते हैं, तो वो आपको जब बिल देते हैं उसमें सर्विसेज का टैक्स शामिल होता है, वो आपसे ले रहे हैं, तो वो क्या है? रेस्टोरेंट वालों के लिए आउटपुट टैक्स है, बिकॉज उन्होंने आपको सर्विस दी है और उसके बदले में जो आपसे टैक्स ले रहे हैं वो क्या कहलाएगा? आउटपुट टैक्स। तो अब हम जरा आते हैं अगली डेफिनेशन के ऊपर, आउटपुट टैक्स वगैरह क्या होता है उसको देखते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे याद रखना कि ये हम टैक्स कलेक्ट कर किससे रहे हैं? पर्सन से। किससे कलेक्ट कर रहे हैं? पर्सन से। पर्सन का मतलब क्या होता है उर्दू में, कौन बताएगा? किसे कहते हैं पर्सन? शख्स को। मुझे शेर याद आ गया जो ने लिया था, भूल गया मुझे बाद में ना टैक्स याद आ गया कि अभी मैंने पे करना है। तो पर्सन का मतलब क्या है? अगर अभी तक आप पर्सन पढ़ते आए हैं, आपके माइंड में वही एक पर्सन होगा, जा चुका है। पर्सन कौन है? जो लॉ में एक्सप्लेन्ड है। लॉ में पर्सन किसे कहते हैं? रिमेंबर, जहां भी पर्सन का वर्ड आएगा इसका मतलब होगा इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल में ही भी है और वुमेन, थोड़ी शी भी आती है। ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा वहां पर्सन लिखा हुआ है, वहां पे एओपी भी आएगी। एओपी कहते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन को, मतलब पार्टनरशिप वगैरह जो बिजनेस होते हैं वो भी आपका कहलाता है। उसके अलावा जो कंपनी होती है उसको भी हम क्या कहते हैं? पर्सन। और इवन जो गवर्नमेंट होती है, जिसमें गवर्नमेंट की बात करें तो हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट आती है, हमारे पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट आती है, हमारे पास फॉरेन गवर्नमेंट आती है, या हमारे पास फॉरेन गवर्नमेंट की पॉलिटिकल सब डिवीज़न आती है, या हमारे पास फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। इनको भी हम क्या कहते हैं? पर्सन। तो अब टैक्स में चाहे इनकी ये डेफिनेशन सेम है, इनकम टैक्स में भी यही है, सेल्स टैक्स में भी यही है। टैक्स में कहीं पे भी पर्सन का वर्ड लिखा हुआ आएगा, इसका मतलब इंसान नहीं है, शख्स नहीं है, उसका मतलब है इंडिविजुअल भी, एओपी भी, कंपनी भी और गवर्नमेंट भी। और गवर्नमेंट सिर्फ हमारी नहीं आएगी, फेडरल भी आ सकती है, प्रोविंशियल भी आ सकती है, फॉरेन भी आ सकती है। इवन फॉरेन गवर्नमेंट की पॉलिटिकल सब डिवीजन, एक है यूके गवर्नमेंट, एक है लंदन की लोकल गवर्नमेंट, वो भी हमारे लिए क्या है? गवर्नमेंट है। फॉरेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ, डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड बैंक, ये भी हमारे लिए क्या होंगी? पर्सन ही ट्रीट होंगे। देखें, टैक्स में टैक्स बड़ा स्पेसिफिक है, चाहे इनकम है, इवन लॉ की बात करें, आप जाके पढ़ेंगे बिजनेस लॉ में, इवन कंपनी लॉ में लॉ बड़ा स्पेसिफिक है। अगर उसने कोई बात की है ना इंडिविजुअल के बारे में, तो वो लिखेगा इंडिविजुअल। वो रूल, वो बात सिर्फ किसके लिए है? अब
इंडिविजुअल के लिए। अगर उसने कोई बात कंपनी के बारे में की है तो लिखेगा कंपनी। अब वो रूल जो कंपनी के बारे में, ना वो इसके लिए, ना वो इसके लिए, ना वो इसके लिए। लेकिन अगर उसने जहां पे पर्सन लिख दिया, अब वो किसके लिए है? इंडिविजुअल के लिए भी है, एओपी के लिए भी है, कंपनी के लिए भी है और गवर्नमेंट के लिए भी है। इसके आगे पे लिखने पर्सन आपके लिए रीड ओनली है, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। पेपर में कभी भी नहीं पूछेगा डिफाइन पर्सन। बस अब आपको पता होना चाहिए कि टेक्स्ट में हम जहां पे पर्सन का जिक्र करेंगे तो पर्सन में क्या कुछ आएगा? इंडिविजुअल, कंपनी, एओपी और गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट में फॉरेन, लोकल नहीं, प्रोविंशियल और फॉरेन गवर्नमेंट्स वगैरह आ रही होंगी। डन। तो ये दो डेफिनेशंस हैं, ये दोनों क्या हैं? आपकी रीड ओनली है, इनको याद करने की जरूरत नहीं है। और यही डेफिनेशन आपकी इनकम टैक्स में भी है। पॉलिटिकल सब डिवीजन, सियासी पार्टी, जैसे दूसरे ममालिक के लिए हमारी जो सियासी पार्टीज हैं वो क्या है? पर्सन क्रिएट होंगी। ठीक है, क्लियर है? तो पर्सन क्या होता है बताएं जरा, बोले सारे। इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी और गवर्नमेंट। पेपर में वो नहीं पूछने वाला पर्सन क्या होता है, तो याद करने का फायदा ये भी नहीं होगा। अब हम चलते हैं कि हमें लग गया पता कि सेल्स टैक्स किसके लिए कैलकुलेट किया जा रहा है? पर्सन के लिए। तो जब हम पर्सन के लिए कैलकुलेट करेंगे तो साथ साथ मैंने आपको न्यूमेरिकल के फॉर्मेट्स भी सिखाने हैं। अभी देख रहा हूँ आप में से मेजोरिटी बच्चों के पास रजिस्टर ही नहीं है, मेरे ख्याल से एंजॉय कर रहे हैं कि पहले हफ्ते कोई पढ़ाई नहीं होगी। भाई मैंने डे 1 पे कहा था कि मैं वो नहीं हूँ कि जी पहले आपको यहाँ बड़ा स्लो करवाऊंगा और 1 महीने में हम एक चैप्टर करेंगे, आप नारे मारेंगे, बाद में आप मुझे जनवरी में गालियाँ दे रहे होंगे। हुआ क्या आपके साथ? आपका सिलेबस शुरू हुआ है, आपके सिलेबस की वाइंडिंग अप डेट 21 दिसंबर है। 21 दिसंबर को हम इसको वाइंड अप करेंगे। उसके बाद आपका 1 वीक का ब्रेक है, फिर 27 दिसंबर से लेके आपका 5 फेब तक एक लॉन्ग रिवीजन है, फिर 5 फेब से लेके आपकी 8 दिन की एक अलग रिवीजन है। बिकॉज यही बैच मैंने ख़त्म करके इसी में आपका एक फास्ट ट्रैक आना है, आप सारे उसी में बैठोगे, जिसमें हम एक दफ़ा पूरा टेक्स्ट जो है 40 डेज में करेंगे, फिर वो दोबारा करने के बाद आपकी 8 दिन की रिवीजन है। तो मेरा प्रॉपर प्लान चल रहा है। हमारी क्लासेस 6 डेज इन अ वीक है, 5 डेज भी नहीं है। टाइम हमारा यही है, तो मैंने आपको डे 1 से ही पढ़ाना है। अभी मैं स्लो करवाऊं और बाद में मैं तेज करूं, मुझे आप गालियां निकालेंगे। अल्टीमेटली आप भी उस पर शामिल होंगे कि सेल टेस्ट के सवाल नहीं हुए, याद नहीं था। बिकॉज दिसंबर एंड तक जो आपको याद हो गया ना, आपको वो भूलना नहीं है। बिकॉज जैसे ही आपका आना है न्यू ईयर, तो आपका हैप्पी न्यू ईयर नहीं रहना। आपको लगना पता यार R1 के 31 लेक्चर पेंडिंग हो गए हैं, CM में कुछ आता नहीं है, बीलो मुझे आधा भूल गया होगा है। तो जब आपको वो टेंशनें शुरू होनी है, मेरा सिलेबस वाइंड अप हो गया उन्हें, तो मैंने आपको इस सब्जेक्ट में उन चीज़ों से बचा के रखना है। तो ज़रा आप लोग कल थोड़ा एनर्जेटिक हो गए। आज चाहे मैंने पिला दी है, नेक्स्ट टाइम मैंने पैसे आपसे लेने चाहिए, मैंने वसूल करवाने हैं। तो आज के रजिस्टर्स नहीं है, कैलकुलेटर्स नहीं है, मोबाइलों पे कैलकुलेट कर लिए हैं, काइंडली ये ना करें। एक आपके पास टैक्स का डेडिकेटेड रजिस्टर होना चाहिए जो सिर्फ टैक्स का हो। उस पर जिसने कोई और काम किया उसको नरक मिलना है, साफ सीधी बात है। एक आपके पास कैलकुलेटर भी होना चाहिए, मोबाइल इस्तेमाल ना करें, बाद में करें, बिकॉज आपने आई कैप के लिए तैयार करना है अपने आप को। आई कैप में अक्सर बच्चे होते हैं उनको वहां जाकर कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना आता। प्रॉब्लम ये है 6 माह में इस्तेमाल ही नहीं किया उतना, ये फैक्ट है। तो थोड़ा सीरियस हो, कल से अपने एक रजिस्टर लेके डेडिकेटेड, और आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए। तो हम इसको फिर कल यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। 1 मिनट कंटिन्यू करते हैं, 2 डेफिनेशन रह गई हैं, ये हमने डिस्कस कर ली हैं, इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स। कल हम यहाँ से ये बात ऑनवर्ड करेंगे कि इनपुट टैक्स क्या होता है और आउटपुट टैक्स क्या होता है। डिस्कस हमने कर ली है। डेफिनेशन इनकी भी रीड ओनली है, याद करने वाली नहीं है। पेपर में वो नहीं पूछता कि इनपुट टैक्स क्या है, आउटपुट टैक्स क्या है, लेकिन इनका कंसेप्ट जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इनपुट टैक्स क्या था जो हमने पे किया जब गुड्स खरीदी, आउटपुट टैक्स क्या है जो हम रिसीव करेंगे जब हम गुड्स सेल कर रहे होंगे, तो वो क्या कहलाता है? आउटपुट टैक्स। एक सवाल है, लायबिलिटी किसे कहते हैं? जिम्मेदारी। तो सेल्स टैक्स लायबिलिटी का मतलब क्या होगा कि ये हमारी जिम्मेदारी है, हमने कितना पे करना है। और निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? आउटपुट टैक्स। ये कहीं लिख लें ताकि आपको पता हो सेल्स टैक्स लायबिलिटी किस तरह कैलकुलेट करते हैं, फिर हम वाइंड अप करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, तो आपके पास क्या आती है?
सेल्स टैक्स लाइबिलिटी आ रही होती है। इसको आप लिख के नोट्स के ऊपर हाईलाइट कर लें। कल हम यहाँ से बात शुरू करेंगे आउटपुट टैक्स क्या होता है और इनपुट टैक्स क्या होता है। अच्छा, कल एक और काम कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई हुई ना रसीद वगैरह, किसी आपने कोई स्टोर वगैरह पे गए हुए, कोई बिल वगैरह, अभी नहीं कल की बात कर रहा हूँ, एक्सेप्ट गोल्ड लीफ वाले, तो अगर आपके कल स्टोर वगैरह पे गए हुए कोई बिल वगैरह हुआ, ज़रा लेके आइएगा, ताकि आपको कल प्रैक्टिकल अप्रोच बताए कि ऐसा होता क्या है आपके साथ इस मुल्क में। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं विद आउटपुट टैक्स एंड इनपुट टैक्स।